हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अर्थात निगमित लेखांकन। ये निगमित लेखांकन अर्थात कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 5वां लेक्चर है, अर्थात 101 से शुरू है। 25 क्वेश्चनों का ये सीरीज है। तो स्टार्ट करिए, आप लोग कॉपी कलम किताब निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बस अब बहुत ही करीब एग्जाम है। तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी पढ़िए, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना पढ़िए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन दिया है उस पर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंडों में थोड़ा जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निगमित लेखांकन 101 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अंशों का अधिमूल्य, अधिमूल्य मतलब होता है प्रीमियम, प्रीमियम पर ब्याज भी कहा जाता है, पर निर्गमन है। मतलब जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तो क्या है? अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। 102 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अंशों का छूट पर निर्गमन है। जब अंशों का डिस्काउंट पर निर्गमन किया जाता है, कटौती पर निर्गमन किया जाता है, तो एक प्रकार की ये हानि होती है। कैसी हानि है? पूंजी पर हानि है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह ऐसा प्रावधान किया गया है कि जब अंशों का छूट पर निर्गमन नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि कंपनी अधिनियम 56 में ऐसा प्रावधान है कि अंशों का निर्गमन सममूल्य, अधिमूल्य और कटौती तीनों पे किया जाता है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में नहीं है। चूंकि क्वेश्चन में था, कहीं आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को दे दिया गया। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त पूंजी कंपनी है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है, क्योंकि कंपनी का जो डेफिनेशन होता है, कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका शाश्वत अधिकार होता है, और क्या होता है, उसकी एक सार मुद्रा होती है, मुहर होती है, ठीक ना। तो ये वैधानिक एक कृत्रिम व्यक्ति है। 104 नंबर क्वेश्चन का रहा है अदत्त याचना है। अदत्त याचना तो जानते ही होंगे क्या है, पीछे वीडियो में बताया है कि ऐसी याचनाएं जो समय से पेमेंट नहीं की गई है, भुगतान नहीं किया गया है, अदत्त याचना या काल्सिनेरियर कहा जाता है। प्रश्न यहाँ पे यह नहीं है कि काल्सिनेरियर कहा जाए, प्रश्न यह है कि इसे कहाँ दिखाया जाता है। इसे बैलेंस शीट के जब शेयर कैपिटल होता है, अंश पूंजी होती है, उसमें से घटाकर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, जब्त अंशों के शेष को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। मतलब जब कोई अंशधारी अपने शेयरों को जारी करता है और समय से अंशधारी कंपनी शेयरों को जारी करता है, अंशधारी खरीदता है और समय से अपनी याचनाओं का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी दशा में कंपनी क्या करती है, उसके अंशों को जब्त कर लेती है। प्रश्न अब यहाँ है कि जब्त किया गया जो याचनाएं होती है उसे बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं, मतलब जो उसका शेष होता है उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, तो उसे अंश पूंजी शीर्षक में दिखाया जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। अंश पूंजी की वास्तविक राशि वास्तव में चुकता पूंजी अर्थात पेड अप कैपिटल ही होती है, ठीक ना। वैसे शेयर कैपिटल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वास्तव में प्रश्न पूछ रहा है वास्तविक राशि कौन है? जो पेड अप कैपिटल होता है वही वास्तविक राशि होती है। 107 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ए श्रेणी के धनदाताओं का दायित्व होता है। जो ए श्रेणी के धनदाता होता है उनका लायबिलिटीज कैसे होता है, तो धारित अंशों पर अदत्त राशि तक उनकी लायबिलिटीज होती है। 108 का रहा है क्वेश्चन, निस्तारक को हिसाब का विवरण तैयार करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, निस्तारक लिक्विडेटर्स, जब कंपनी का समापन होता है तो ऐसी दशा में निस्तारक ही ऐसा होता है जो उसका समापन करता है और सारे लायबिलिटीज का पेमेंट वगैरह करता है। यहाँ तक समापन पर भी सबसे पहले पारिश्रमिक किसी लिक्विडेटर को ही प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो यहाँ निस्तारक को हिसाब का विवरण कितने समय में तैयार करना चाहिए, तो उसे प्रत्येक 6 महीने के में हिसाब का विवरण उसे तैयार करना चाहिए। 109 नंबर का रहा है बकाया मांग से वसूली दिखाई जाती है। बकाया मांग से, ठीक ना, वसूली दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? समापन में है, ये दिया गया है। स्थिति विवरण की सूची F में, टेबल F में दिखाया जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन का रहा है धनदाता कहे जाते हैं। धनदाता किसको कहा जाता है? कि अदत्त राशि जो अंशधारी होते हैं उन्हीं को धनदाता कहा जाता है। 111 हमारा क्वेश्चन का रहा है कि न्यूनतम खाता, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम एक कमी खाता है, थोड़ा सा करेक्शन कर, न्यूनतम कमी खाता में कम से कम कितनी अवधि तक के व्यवहारों को दिखाया जाता है। न्यूनतम कमी खाता या न्यूनता खाता, ठीक ना, हिंदी वर्जन में कई इसके नाम है, या कमी खाता या डिफिशियंसी अकाउंट में कम से कम कितनी अवधि तक के व्यवहारों को दिखाया जाता है, तो कम से कम 3 वर्ष तक की अवधि को दिखाया जाता है। ठीक। 12 नंबर का रहा है कि न्यायालय द्वारा समापन के लिए आवश्यक है।
जब भी किसी कंपनी का न्यायालय द्वारा समापन होता है तो जरूरी यह है कि उस पर विशेष प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी न्यायालय द्वारा समापन किया जा सकता है। 113 का रहा है क्वेश्चन कि समामेलन के बाद व्यवसाय करना आवश्यक है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो व्यवसाय कितने समय तक कर लेना चाहिए, कितने समय की अवधि के अंदर, तो से 1 वर्ष के भीतर से व्यवसाय प्रारंभ कर लेना चाहिए। यदि सार्वजनिक कंपनी है तो उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी लेना आवश्यक होता है, तभी वो व्यवसाय प्रारंभ। लेकिन निजी कंपनी में ऐसा नहीं है, निजी कंपनी रजिस्ट्रेशन होते ही अपना कारोबार शुरू कर सकती है। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कंपनी के समापन पर स्थिति विवरण के साथ संलग्नों की सूची होती है। मतलब जब भी कंपनी का समापन किया जाता है तो ऐसी दशा में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाया जाता है तो उसमें संलग्नों की सूची, जैसे यानी कह रहा हूँ ABCDEFGH जो दिया गया है वो संलग्नों की सूची कितनी है, 8। ठीक है। 115 का रहा है कि संदिग्ध दायित्व है, कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज क्या है, एक असुरक्षित लेनदार है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं। 116 का रहा है ख्याति निर्धारण की वैज्ञानिक विधि कौन है। वैसे ख्याति मूल्यांकन की विधियां 4 दी गई हैं, कुछ बुकों में 5 भी दी गई है। तो 4 जो विधियां हैं उसमें से सबसे बेस्ट विधि है वार्षिकी विधि कहा जाता है, इसे वैज्ञानिक विधि की उपाधि दी गई है। 117 नंबर क्वेश्चन का रहा है अधिलाभों से आशय है। अधिलाभ माने सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अधिलाभों से आशय मतलब होता है वास्तविक औसत लाभों का सामान्य औसत लाभों पर अधिक। मतलब कि जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट को घटाया जाता है तो जो आता है हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। नेक्स्ट है ख्याति है, मतलब गुडविल क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है। ऐसे बहुत छोटे क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है 119 की अधिकार अंशों का प्रस्ताव किया जाता है। राइट शेयर का प्रस्ताव कैसे किया जाता है, विद्यमान अंशों के चुकता मूल्य के अनुपात में किया जाता है। जो विद्यमान अंश है उनके पेडअप वैल्यू के आधार पर ही राइट शेयर का प्रपोजल किया जाता है। 120 का रहा है कि लाभांश की गणना की जाती है। लाभांश की गणना हमेशा प्रदत्त मूल्य पर की जाती है, उसके पेडअप वैल्यू पर की जाती है। नेक्स्ट का रहा है 121 नंबर कि शुद्ध संपत्ति मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंशों का मूल्य कहलाता है। जब भी शुद्ध संपत्ति मूल्य को मतलब नेट एसेट वैल्यू को अंशों की संख्या से माने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने पर प्राप्त अंशों का जो मूल्य कहलाता है, जो हमारा वैल्यू मिलता है वो क्या कहलाता है, वो आंतरिक मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर कि अंशों के अंकित मूल्य से आशय है। अंशों के अंकित मूल्य फेस वैल्यू से क्या आशय है, मतलब इसके फेस वैल्यू से मतलब आशय है कि पार्षद सीमा नियम में जो उल्लिखित किया गया होता है उसी के अंशों का अंकित मूल्य कहा जाता है। क्योंकि जो हमारी अधिकृत पूंजी होती है उसी को अंकित पूंजी का, पीछे की वीडियो में बताया हूं कि अधिकृत पूंजी को अंकित पूंजी, नामित पूंजी, ठीक ना, रजिस्टर्ड पूंजी भी कहा जाता है। क्योंकि जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में दिया गया रहता है, तो उसे अधिकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी या अंकित पूंजी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है। 123 कह रहा है कि शुद्ध संपत्ति है। शुद्ध संपत्ति का फार्मूला क्या है, अर्थात नेट एसेट्स का हमारा फार्मूला होता है संपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य। संपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य में से जब आउटसाइड लायबिलिटीज को हम घटा देते हैं तो शुद्ध संपत्ति मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट 124 कह रहा है कि 9 वसूला गया लाभ का समायोजन होगा। 9 वसूला गया लाभ का समायोजन होगा। कैसे होता है, तो 2 तरीके से होता है। सूत्रधारी कंपनी के लाभों में से घटाया जाएगा, सूत्रधारी कंपनी के लाभों में से घटाया जाएगा। दूसरा है एकीकृत चिट्ठे के स्टॉक से घटाया जाएगा। तो चूंकि ऑप्शन में 4 आएगा तो ए बी में ये दे देगा और सी में उपयुक्त दोनों दे देगा, तैसे भी होगा। और लास्ट 125 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक समता अंशों पर स्वामित्व रखती है तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है, तो सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है, अर्थात होल्डिंग कंपनी। मतलब यह होता है कि जब एक कोई कंपनी है और दूसरी कंपनी के आधे से अधिक शेयरों पर अपना कब्जा जमाए रखती है, उस पर स्वामित्व रखती है, अपना अधिकार जमाती है, और आधे से कम वाले दूसरे कंपनी का रहता है, तो जिसका स्वामित्व अधिक रहता है उसे सूत्रधारी कंपनी अर्थात होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। और वह होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी के शेयर को जब अधिकार रखती है तो अर्थात 50% से जिसका कम रहता है तो उसे सब्सिडरी कंपनी अर्थात सहायक कंपनी कहा जाता है। तो इस तरह ये 25 क्वेश्चनों का सीरीज वाला क्वेश्चन हमारा कैसा लगा, ये लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।